Hello, my dear friends and my dear students. Welcome back to my YouTube channel VSM Academy, The Spirit of Education. So guys, जो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एक नए टॉपिक पे बनाने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है देखा जाए तो सभी के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो टॉपिक बच्चों, ये क्या है आपका नई शिक्षा नीति 2020, राइट। सो 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या पॉलिसी बनाई गई है, क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, राइट, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो नई पॉलिसी बच्चों, ये जो नई पॉलिसी आई है वो टोटल 34 ईयर्स के बाद आई है। मतलब इसके पहले जो पॉलिसी बनी थी वो 1986 में जो राजीव गांधी जी का सरकार था उसके अंदर बनाई गई थी। उसके बाद टोटल 34 ईयर्स लग गए नई पॉलिसी बनाने में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश में अगर बड़ा बदलाव करना है तो उस देश की शिक्षा नीति को बदलना सबसे जरूरी होता है। सो देखिए यहाँ पे शिक्षा नीति बदल चुकी है। सबसे पहले इसमें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सबसे पहले बच्चों में 10+2 के बारे में बताने वाला हूँ। जो 10+2 का फॉर्मेट है उसे बदल करके बना दिया गया है 5+3+3+4 फॉर्मेट। मतलब आपका जो ये 5+3+3+4 फॉर्मेट है, इसको 4 स्टेज बोलते हैं हम लोग। जो फर्स्ट स्टेज है वो 5 साल का है। नेक्स्ट स्टेज नंबर 2 आपका 3 साल का है। स्टेज नंबर 3 आपका 3 साल का। और जो लास्ट स्टेज है बच्चों से हम क्या बोलेंगे, 4 ईयर्स का स्टेज। जो आपका फर्स्ट स्टेज है उस फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। सेकंड स्टेज को बोलेंगे फर्स्ट स्टेज, जिसका जो ड्यूरेशन है क्लास 3 to क्लास 5 का है। फर्स्ट स्टेज में बच्चों 5 ईयर्स के स्टेज रहेंगे। उसके बाद जो स्टेज 3 है उसे हम बोलते हैं मिडिल स्टेज, दैट इज क्लास 6 to क्लास 8। एंड जो स्टेज नंबर 4 है वो आपका रहेगा क्लास 9 to क्लास 12 के बारे में। तो वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा हर स्टेज में क्या क्या चीजें आई हैं। जब हम बात करेंगे फाउंडेशन स्टेज, तो फाउंडेशन स्टेज ये पूरे 5 साल का कार्यकाल होगा, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उसको डिवाइड किया है तीन पार्ट में। प्री प्राइमरी आपका 3 साल का होगा। उसके बाद जो फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड है वो 1-1 साल के होंगे। इस पर्टिकुलर पूरे 5 साल के कोर्स में जो स्टूडेंट्स होंगे उनका बेसिक पूरा बनाया जाएगा। किस तरीके से उनका बेसिक डेवलप करना है, किस तरीके से उन्हें मेंटली स्ट्रांग करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे की जाएंगी। साथ ही साथ इसका जो करिकुलम है वो एनसीईआरटी के थ्रू डिजाइन किया जाएगा। और सब्जेक्ट के साथ साथ फाउंडेशन स्टेज में सब्जेक्ट के साथ साथ जो स्टूडेंट्स होंगे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड और अदर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसलिए इंक्लूड की गई हैं जिससे जो स्टूडेंट्स हो उनका जो फिजिकल और मेंटल ये दोनों एबिलिटी इंक्रीज हो सके। इसके बाद जब हम स्टेज 2 की बात करेंगे तो बच्चों जो हमारा स्टेज 2 है, इस स्टेज 2 में हम बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कराएंगे, जिसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। वो सब्जेक्ट आपके मैथ्स हो सकते, मैथ्स होंगे, देन फिजिक्स, साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, देन सोशल साइंस हो गया, देन आपका ह्यूमैनिटी हो गया। ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं क्लास 3 से क्लास 5। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। जब हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टेज नंबर 3, जिसका जो एक ड्यूरेशन होगा क्लास 6 से लेकर के क्लास 8, मतलब क्लास 7, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के बच्चों के लिए है। तो इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर जो स्टूडेंट होंगे, इसको मिडिल स्टेज बोलते हैं नो डाउट। एंड जो स्टूडेंट्स होंगे जो भी उनका एक तय सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो स्टडी करेंगे। साथ ही साथ क्लास 6 से जो बच्चे होंगे उनके एक अच्छी खबर यह है कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो कोडिंग भी कर सकते हैं। कोडिंग मतलब वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग, जावा, C++, पाइथन, ऐसे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी स्टडी कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो नए एप्लीकेशन, नए सॉफ्टवेयर बनाएंगे। जिस तरीके से अलग अलग देशों में बच्चे अपने कम एज में ही डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगते हैं। तो गाइस, भारत देश ने ये जो नई शिक्षा पॉलिसी बनाई है इसके अंतर्गत जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्लास 6 से ही कोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है इंटर्नशिप के बारे में। मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट होता है किसी के भी अंडर में जा करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटर्नशिप कर सकता है, उसका सर्टिफिकेट वो ले सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई अगर स्टूडेंट है उसको पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद है, पेंटिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो क्या कर सकता है, किसी एक जो परफेक्ट पेंटर होता है या बोल सकते हैं कि जो एकदम एक्सपीरियंस पेंटर होता है उसके अंडर में जा करके वो इंटर्नशिप कर सकता है। साथ ही साथ बच्चों वहां पे वो उसका सर्टिफिकेट भी वहां पे ले सकता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं स्टेज 4, उसका जो ड्यूरेशन है वो आपका क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 है। इसको वो लास्ट स्टेज बोलते हैं। साथ ही साथ इस स्टेज में अगर हम बताना चाहेंगे तो इस स्टेज में नो स्ट्रीम सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से जो स्टूडेंट होते थे 11th-12th में उन्हें स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती थी, मतलब ये बच्चा साइंस में जाएगा, ये बच्चा कॉमर्स में जाएगा, ये बच्चा आर्ट्स में जाएगा, तो ऐसा जो स्ट्रीम सिस्टम है उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है। मतलब कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। जैसे आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, मान लो कि कोई स्टूडेंट अगर फिजिक्स पढ़ रहा है, साथ ही साथ अगर उसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है या साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है जो कि आर्ट्स या कॉमर्स से बिलोंग करते हैं।
राइट, तो वो सब्जेक्ट को भी स्टडी कर सकता है। मान लो कोई कॉमर्स का बच्चा है, उसे अकाउंट पढ़ना है, अकाउंट पढ़ रहा है, उसके अलावा मान लो उसके केमिस्ट्री पढ़ना है या फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी पढ़ना है या ह्यूमैनिटी से कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो उसकी स्टडी कर सकता है। लेकिन इन सब्जेक्ट के लिए एक पूल बना जाएगा बच्चों, डिफरेंट पूल्स होंगे, उन पूल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स होंगे उन पूल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो अगर कोई स्टूडेंट है, उसे हिस्ट्री और फिजिक्स ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए और किसी पूल के अंदर हिस्ट्री और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है, वो उस पर्टिकुलर पूल को सेलेक्ट करके उसको स्टडी कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बारे में और थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में बच्चों, जो 5वीं तक की कक्षा की पढ़ाई है, वो 5वीं तक की कक्षा की जो पढ़ाई है बच्चों, वो उनकी मातृभाषा, उनकी राष्ट्रभाषा, उनके लोकल लैंग्वेज में होगी। इसका मतलब ये होता है कि 5वीं तक जिस तरीके से स्कूल नॉर्मली बच्चों को प्रेशर डालते थे कि नहीं इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट हिंदी में पढ़ना चाहता है, हिंदी में पढ़ सकता है। अगर कोई स्टूडेंट मराठी में पढ़ना चाहता है या गुजराती में पढ़ना चाहता है या तेलुगु, तमिल, किसी डिफरेंट लैंग्वेज में अपनी राष्ट्रभाषा या बोल सकते हैं मातृभाषा या किसी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहता है, वो स्टडी कर सकता है। लेकिन इंग्लिश को निकाला नहीं जाएगा। इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट, जिस तरीके से हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, एज अ सब्जेक्ट होते थे, उसी तरीके से बच्चों इंग्लिश को भी एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे एग्जामिनेशन के बारे में बच्चों, तो थोड़ा एग्जामिनेशन की हम बात करेंगे, तो जो सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन है वो आपका 9th और 12th स्टैंडर्ड में इंक्लूड किया हुआ है। मतलब क्लास 9 से लेकर के 12th के जो बच्चे होंगे उनको सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना होगा। इसका मतलब ये होता है कि एक साल में आपको 2 सेमेस्टर होगा, 6-6 महीने पर। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसके मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसके मार्क्स मिलेंगे। एंड उसके बाद बच्चों दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को ऐड करने के बाद आपका जो फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, तो जो 12th 10th का बोर्ड एग्जाम है उसको निकाल दिया गया क्योंकि सबको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। और बच्चों ध्यान देना, जो बोर्ड एग्जाम्स है उसको इजी कर दिया गया है। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में जो लिखने का लैंग्वेज है, मतलब जो बच्चे हैं वो किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद जब हम बात करेंगे बच्चों रिपोर्ट कार्ड के बारे में, तो जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री असेसमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को देख करके ही, या फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को देखकर ही कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेगा। उसके अंदर जो स्टूडेंट्स होगा, उसका जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, उसका जो एक जिसने जो अलग अलग चीजें परफॉर्म की है, उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। साथ ही साथ इसमें जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खुद को अंक दे सकते हैं, खुद को मार्क्स दे सकते हैं। उसके अलावा जो सब्जेक्ट टीचर है बच्चों, सब्जेक्ट टीचर भी उस स्टूडेंट को मार्क्स दे सकता है, और जो स्टूडेंट्स के फ्रेंड है वो भी इसको मार्क्स दे सकते हैं। तो कहने का मतलब इसके अंदर देखा जाए तो हर चीजों को इंक्लूड किया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं 360 डिग्री के अकॉर्डिंग आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। ये हो गया आपका थोड़ा स्कूल्स के बारे में। अगर हम कॉलेज की बात करेंगे बच्चों, तो कॉलेज में सबसे पहले मैं बात करूं कॉलेज में प्रवेश के बारे में। मान लो अगर किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट कि मान लो किसी बच्चे को 12th के क्लास में कम मार्क्स मिले, जिसकी वजह से उसे मन चाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसका एक सोल्यूशन है इस पॉलिसी के थ्रू, CAT कैट। कैट का यहाँ पे फुल फॉर्म है बच्चों कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उस बच्चे को कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। जब उसके अंदर जो मार्क्स आएगा, उस मार्क्स के अकॉर्डिंगली उस मार्क्स को उसके 12th के मार्क्स के साथ में ऐड कर दिया जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली जिस कॉलेज में उसको मार्क्स लेना, जिस कॉलेज में उसको एडमिशन लेना होगा, वो अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है गाइस, जो आपका डिग्री है, डिग्री को यहाँ पे 3 से 4 साल का कर दिया गया है। इस 3 से 4 साल को उन्होंने मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट को में कन्वर्ट किया है। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट कभी भी किसी भी कोर्स में एंट्री कर सकता है और कभी भी किसी भी कोर्स से एग्जिट कर सकता है, राइट। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर उसने कंप्लीट किया और बिकॉज ऑफ सम रीजन उसने क्या किया, कॉलेज छोड़ दिया। तो फर्स्ट ईयर के बाद अगर वो कॉलेज छोड़ देता है तो उसके क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। फर्स्ट ईयर का उसे सर्टिफिकेट मिलेगा कि यस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड फर्स्ट ईयर। उसके बाद मान लो कि वो छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद आता है या कुछ सालों के बाद आता है, तो फिर से वो कंटिन्यू कर सकता है उस कोर्स को। साथ ही साथ मान लो बच्चे ने 2 साल का कोर्स किया और 2 साल कोर्स करने के बाद उसने लीव किया, तो उस 2 साल को कंप्लीट करने के बाद जब वहां से लीव करता है तो उसे क्या मिलेगा, यस डिप्लोमा सर्टिफिकेट। और अगर बच्चा 3 साल का पूरा कोर्स कंप्लीट करता है और 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर वो लीव करता है कॉलेज को, तो वहां पे उसे क्या मिलेगा, बैचलर का सर्टिफिकेट, मतलब डिग्री का सर्टिफिकेट। लेकिन मैंने पहले ही बोला यहाँ पे कि जो आपका डिग्री है इस टाइम क्या कर दिया, 3 से 4 साल का। मतलब अगर बच्चा 4 साल तक पूरा डिग्री का कोर्स करता है, तो जो लास्ट 4 साल के बाद जो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें रिसर्च का भी सर्टिफिकेट एडेड होगा। कंफर्म। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। मतलब बच्चा कभी भी एंट्री कर सकता है, कभी भी एग्जिट कर सकता है। एवरी टाइम जब उसने एंट्री की, तो एंट्री करने के बाद वो जिस साल तक पढ़ाई किया है उसके जो क्रेडिट पॉइंट्स है बच्चों ध्यान रखो, उसके जो क्रेडिट पॉइंट्स है
वहां पे हमारे पास एक बैंक क्रेडिट करके है जो कि एक डिजी लॉकर होगा, उसके अंदर वो क्रेडिट आपके स्टोर होंगे। जब कभी भी वो फिर से पढ़ाई करना चाहता है तो जो उसके क्रेडिट अमाउंट रहेंगे वहां पे ऑलरेडी सेव्ड है, उसका यूज वो बाद में कर सकता है। सो ये रहा बच्चों, मैंने लगभग देखा जाए तो आपको ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की। साथ ही अगर मैं बात करूंगा, अगर हम कॉलेजेस की बात करेंगे, स्कूल्स की बात करेंगे, तो जो फीस के बारे में कई सारे बच्चों को इश्यू होता है, कई पेरेंट्स को इश्यू होता है। तो बच्चों यहाँ देखना, इस पॉलिसी के अंदर ऐसा बताया गया है कि जो आपकी क्या बोलते हैं स्कूल की फीस होगी या कॉलेज की फीस होगी, उससे ऊपर कोई भी कॉलेज या कोई भी स्कूल फीस नहीं ले सकता। साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा इस पर्टिकुलर बिल के बारे में, ये जो आपका बिल है बच्चों, ये जो पूरा पॉलिसी बनाई गई है, इस पॉलिसी का जो बिल है उसका नाम है यहाँ पे नेशनल हायर एजुकेशन बिल। बच्चों ये जो आपका बिल है, इस बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और ये संसद में पेश किया गया। जैसे संसद से क्लियर होकर निकलेगा तो ये सारे कॉलेजेस में, सारे यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद से एज अ कानून या एज अ रूल इसको हर एक कॉलेज को, हर एक यूनिवर्सिटी को फॉलो करना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आपका पर्टिकुलर पॉलिसी है, ये आपका जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है उसमें चांसेस है कि एप्लीकेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जो स्टूडेंट होगा उसकी क्षमताओं पर, उसके जो एक्टिविटी है उस पर ध्यान दिया जाएगा, नहीं रटने पर। क्लियर? और बच्चा किसी भी टाइम पे मतलब किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट स्टडी कर सकता है। इसके क्या होता है कि आगे चलकर जो बच्चा है वो रिसर्च पे ध्यान दे, एंड थोड़ा सा देखा जाएगा तो जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। राइट? तो देखा जाए तो जो एक यहाँ पे जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है, जिस तरीके से स्टूडेंट है अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से पॉलिसी बनी है। अगर आपको पॉलिसी बनी है, समझ में आ गया। कई एक बात और, इस पॉलिसी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टीचर्स के ऊपर है, राइट, जैसे आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर है, या किस तरीके से बाकी बीएड के ऊपर किस तरीके से यहाँ पे पॉलिसी बनी, उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बच्चों शेयर कर दो, कमेंट कर दो और लाइक कर दो। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM अकेडमी। और जो भी नए इन्फॉर्मेशन है, जो भी नए न्यूज है, उसके लिए आप VSM अकेडमी के साथ में जुड़े रहो। थैंक यू सो मच।